चलिए, हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस का टीचर आदि सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के इस नए सेशन में। मेरे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जितने भी हमारे साथी शामिल होने वाले हैं उन सभी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं वर्ग 10 इतिहास है। अध्याय पहला है बाबू, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का आज चौथा लेक्चर होने वाला है। यह चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम बहुत सारे देखे, नेपोलियन युग देखे, मेटरनिक युग देखे और वियना सम्मेलन देखे। सन 1848 जुलाई 1830 की क्रांति हमने देखा और उसके बाद से हमने देखा 1848 की क्रांति क्या है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 1848 की क्रांति क्या है और यहां तक कल के सेशन में हम लोग पढ़ाई किए थे सन 1848 की क्रांति क्या है। लेक्चर नंबर चौथा है बाबू। इसमें हम पढ़ेंगे कि सन 1848 की क्रांति बाबू क्या है। सन 1848 की क्रांति क्या है। देखिए, 1848 की क्रांति या यूरोप के कई देशों में क्रांतियां हुई थी। 1848 की जो क्रांतियां यूरोप के कई देशों में हुई क्रांतियां थी, इसे राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की क्रांति भी कहा जाता है। यह जो क्रांति था मेरे भाई, इस क्रांति को राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की क्रांति भी कहा जाता है। क्रांति क्यों हुआ था तो आगे देखिए, क्रांति क्यों हुआ था। देखिए, क्रांति लुई फिलिप ने अपने स्वर्णिम मध्यम वर्ग की नीति अपनाई और अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सन 1840 ईस्वी में प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो लुई फिलिप था, जो बाबू, जो कहा फ्रांस का जो शासक था लुई फिलिप, स्वर्णिम मध्यम वर्ग की नीति की अपनाई और अपने विरोधी यानी कि फ्रांस में लुई फिलिप के जितने विरोधी थे उनको खुश करने के लिए सन 1840 ईस्वी में, कब 1840 ईस्वी में, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी, एक निरंकुश शासक जो था बाबू, एक निरंकुश व्यक्ति जो था बाबू, गीजो को क्या करता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? लुई फिलिप, प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक जो होता है बाबू, गीजो को क्या करता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्यों करता है? तो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए। किसको खुश करने के लिए? अपने विरोधियों को खुश करने के लिए क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और उसके बाद से राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुधारवादी दल के नेता कियर्स, पहले ई पॉइंट को समझते हैं। क्या करते हैं? लुई फिलिप स्वर्णिम मध्यम नीति का अवलंबन करता है और अपने विरोधी को खुश करने के लिए घोर प्रतिक्रियावादी जो होता है बाबू, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। गीजो जब प्रधानमंत्री बन जाता है बाबू फ्रांस में, तो तरह तरह की क्या करता है, कार्य करता है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए और विरोधियों के पक्ष में बहुत सारा नियम और कानून बनाता है, जिससे विरोधियों को क्या होता है, फायदा होता है और जनता का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जब जनता का बाबू नुकसान होगा किसी भी देश या राज्य में, तो जनता क्या करेगी, क्रांति करेगी ही, आंदोलन करेगी ही। जब जनता क्या होते हैं बाबू, जनता का ध्यान बाबू, जनता को ध्यान गीजो नहीं देता है, जनता पर ध्यान गीजो नहीं देता है और लुई फिलिप जनता पर क्या करता है, ध्यान नहीं देता है। तब देखिए क्या करते हैं, राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जो वहां के जनता होते हैं, राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो सुधारवादी दल के जो नेता होते हैं, सुधारवादी दल के क्या होते हैं, नेता होते हैं। सुधारवादी कहने का मतलब कि समाज सुधारने वाले नेता। तो सुधारवादी दल के जो नेता होता है, जिनका नाम होता है थियर्स। क्या नाम होता है बाबू? थियर्स। नाम होता है बाबू इनका थियर्स। क्या नाम होता है बाबू? थियर्स। कियर्स नहीं होता बाबू, थियर्स होता है नाम। थियर्स जो होता है बाबू 22 फरवरी 1848 को, 22 फरवरी 1848 को जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की जो राजधानी क्या है, पेरिस है, पेरिस में एक भव्य भोज का आयोजन करता है। क्या करता है? एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा चलाता है। भंडारा का क्या करता है, भोज का आयोजन करता है। और इस आयोजन में पूरे जनता को
पूरे फ्रांस के जनता को क्या करता है, बुलाता है, खाना खिलाने के लिए क्या करता है, पूरी जनता को क्या करता है बाबू, बुलाता है। और जब ये बात लुई फिलिप को मालूम चलता है कि कोई सुधारवादी नेता दल है, सुधारवादी दल का कोई नेता है जिसका नाम है थियर्स, यह अपने राजधानी पेरिस में क्या कर रहा है, जनता को आकर्षित करने के लिए, हमारे खिलाफ भड़काने के लिए क्या कर रहा है, विशाल भोज का क्या कर किया है, प्रबंध किया है। और इसमें बाबू भव्य ढेर से ज्यादा संख्या में क्या कर रही है, जनता जा रही है भोज में खाने के लिए। अब इसको ये बात बर्दाश्त नहीं होता, किसको, लुई फिलिप को। तो लुई फिलिप क्या करता है, लुई फिलिप इस पर रोक लगा देता है। लुई फिलिप क्या करता है बाबू, रोक लगा देता है। तो क्या करती, लेकिन लुई फिलिप ने इस पर क्या लगा दी बाबू, रोक लगा दी। और जब रोक लगा देता है इस पर, तो आगे ये देखेगा, रोक लगा देता है जिसके चलते बाबू जगह जगह पर अवरोध लगाए जाते हैं। जगह जगह पर क्या करते हैं, जनता के द्वारा अवरोध लगाया जाता है। और लुई फिलिप के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। लुई खिलाफ गद्दी छोड़ो, लुई फिलिप के खिलाफ बहुत सारा क्या किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, तरह तरह के नारेबाजी लगाया जाता है। बैरियर ब्रेकेट लगा करके क्या किया जाता है बाबू, ब्रेकर लगा करके लुई फिलिप के खिलाफ आंदोलन किया जाता है, क्रांति किया जाता है। जिसके चलते बाबू लुई फिलिप क्या करता है, गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लुई फिलिप को क्या होता है, गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। और अंततः 24 फरवरी को लुई फिलिप राजगद्दी क्या कर देता है, छोड़ देता है। 24 फरवरी 1848 को क्या करता है बाबू, लुई फिलिप राजगद्दी छोड़ दी और इंग्लैंड पलायन कर गया। कहां चला गया बाबू, इंग्लैंड पलायन कर गया। कहां पलायन कर गया बाबू, तो इंग्लैंड भाग जाता है। और इसके बाद से जो बाबू, जब लुई फिलिप इंग्लैंड भाग जाता है, तो इसके बाद से नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर देता है। जो फ्रांस का जो बाबू नेशनल असेंबली होता है, वो क्या करता है, राष्ट्रीय संसद जो होता है बाबू, वो फ्रांस में गणतंत्र की क्या करता है, घोषणा कर देता है। और गणतंत्र घोषणा करने के बाद 21 वर्ष से अधिक, कई वर्ष के, 21 वर्ष से अधिक आयु के, अधिक 21 वर्ष के अधिक उम्र के जो लोग होते हैं, सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया। मताधिकार कहने का मतलब वोट देने का, क्या बाबू, वोट देने का क्या बाबू, अधिकार प्रदान किया जाता है। तथा काम करने के अधिक गारंटी दी जाती है। लुई फिलिप के खिलाफ जब बाबू क्या किया जाता है, आवाजें उठाई जाती है, आंदोलन किया जाता है, तो फलस्वरूप क्या करता है, लुई फिलिप अपना राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। और उसके बाद से फ्रांस में जो बाबू नेशनल असेंबली होता है, फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर देता है। और गणतंत्र घोषणा करने के बाद वहां पे एगो नियम कानून आता है, जिसके तहत बाबू 21 वर्ष से अधिक जो वयस्क क्या होते हैं, लोग होते हैं, उनको मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार क्या होता है, प्रदान किया जाता है। तथा काम के जो बाबू अधिकार होते हैं, काम करने का अधिकार की गारंटी की दी जाती है कि बाबू फ्रांस में जितने लोग हैं, काम करने वाले हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। यही 1848 की क्रांति है। और आगे देखिए, गणतंत्रवादियों का नेता जो मार्टिन था और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। वहां पे भी मान लीजिए जब आजादी मिल गया बाबू, लुई फिलिप भाग गया, क्या हुआ, इंग्लैंड भाग गया। तो अब जो बाबू गणतंत्र जब घोषित हो गया, तो वहां पे भी दो दल था। कई गो, 2 दल था। पहला जो दल था वो था गणतंत्रवादी और दूसरा था सुधारवादी। जो बाबू गणतंत्रवादी का जो नेता होता है वो मार्टिन होता है, और सुधारवादियों का नेता होता है लुई ब्ला। कौन होता है सुधारवादियों का नेता, लुई ब्ला होता है। लुई ब्ला होता है। और बहुत ही जल्द बाबू दोनों के बीच क्या होता है, मतभेद हो जाता है, यानी कि आपस में मनमुटाव हो जाता है, दोनों के बीच क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और लुई नेपोलियन, कौन बाबू, जब दोनों के बीच बाबू क्या हो जाता है, दोनों के बीच जब झगड़ा हो जाता है, गद्दी फ्रांस का गद्दी छोड़ देते हैं ये लोग, तो क्या होता है, लुई नेपोलियन जो होता है बाबू, लुई नेपोलियन जो होता है बाबू, फ्रांस का क्या बनता है, नया सम्राट बन जाता है। नया सम्राट कौन बना है बाबू, लुई नेपोलियन जो होता है बाबू, सम्राट का, फ्रांस का क्या बना, नया सम्राट बना है। आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार क्रांति ने न केवल फ्रांस की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन,
पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुई। यानी कि सन 1848 की जो क्रांति हुई वो केवल फ्रांस की बाबू पुरातन व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ यूरोप के जितने महत्वपूर्ण देश थे, जैसे कि क्या बाबू, इटली था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड में भी इस क्रांति से क्या बाबू बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। आगे चल के इटली का एकीकरण। अब मान लीजिए 1848 की क्रांति से जब इटली प्रभावित होता है तो ये लोग भी क्या करता है, अपना एकीकरण करने के लिए क्या करते हैं, लड़ाइयां लड़ने लगते हैं, क्रांतियां शुरू कर देते हैं। अब हमको पढ़ना बाबू इटली का एकीकरण। क्या पढ़ना बाबू, एकीकरण। एकीकरण करने का मतलब बाबू एकत्रित करना। क्या करना बाबू, एकत्रित करना। पहले से जो बिखरा है सर बहुत सारे भागों में क्या क्या है, बटा है, उसको इकट्ठा करना है, एकीकृत करना, एकत्रित करना, एकीकरण कहलाता है। तो देखिए इटली पर विजय के बाद जो होता है बाबू, जब इटली पर विजय पाया था नेपोलियन, इटली पर विजय के बाद नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में विभाजित किया था। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया था, जिनके नाम थे सिस्पाइन गणराज्य, लिगुनियन और ट्रांसपेंडेंट। नेपोलियन जब अपने विजय अभियानों के द्वारा जब 1804 ईस्वी में फ्रांस का क्या बनता है, सम्राट बनता है, तो फ्रांस को जीतने के साथ साथ इटली पर भी आक्रमण करता है और इटली पर भी क्या करता है, जीत लेता है। जब इटली पर ही बाबू जीतता है, इटली को जीतता है, तो इटली को 3 गो राज्यों में क्या करता है, विभाजित करता है। कई गो राज्यों में विभाजित करता है बाबू, 3 गो राज्यों में विभाजित करता है। सिस्पाइन गणराज्य, पहला होता है सिस्पाइन गणराज्य और दूसरा होता है लिगुलियन और लुग्लुनियन, दूसरा होता है बाबू लिगुलियन और तीसरा होता है ट्रांसपेडेंट। तीसरा क्या होता है बाबू, ट्रांसपेडेंट जो होता है राज्य होता है। नेपोलियन इटली जीतने के बाद कई गो राज्य में विभाजित करता है, तो 3 गो राज्य में। आगे देखिए ओकरा बाद क्या करता है, ओकरा बाद नेपोलियन के पतन, यानी कि नेपोलियन का जब पतन 1815 ईस्वी में हो जाता है, कब, 1815 ईस्वी में हो जाता है, तो नेपोलियन के पतन के बाद इटली के 2 राज्य, इटली के जो राज्य होते हैं पीडमाउंट, कौन बाबू, पीडमाउंट और सार्डिनिया को वियना कांग्रेस 1815 द्वारा एकत्रित किया गया। यानी कि नेपोलियन का जब पतन हो जाता है 1815 ईस्वी में, तो वियना जो सम्मेलन होता है 1815 ईस्वी में, उसके तहत जो इटली का 2 गो राज्य होता है, इटली के 2 राज्य पीडमाउंट और सार्डिनिया को क्या किया जाता है, वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा एकत्रित किया गया, और जिसका उद्देश्य था इटली को उसके पुराने स्वरूप में परिवर्तित करना था। क्या करना था, इटली को उसके पुराने स्वरूप में परिवर्तित करना लक्ष्य होता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एकीकरण में सहायक तत्व, यानी कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से तत्व सहायक हुए, उन सभी तत्वों को हमें पढ़ना है। तो देखिए इटली के एकीकरण में पहला सहायक जो तत्व था वो था फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव। फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति, यानी कि फ्रांस में जितनी भी क्रांतियां घटी थी, घटनाएं घटी थी, 1848 की क्रांति, 1848 की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, ये सारा बाबू एकीकरण में सहायक जो तत्व था वो बाबू फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, यानी कि जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव था, 1848 की क्रांति का प्रभाव था और 1789 में घटित फ्रांसीसी क्रांति का घटना। और देखिए अगला कह रहा है कि नेपोलियन का सैन्य अभियान, नेपोलियन का सैन्य अभियान, और दूसरा कह रहा है मेटरनी की प्रतिक्रियावादी सोच है नागरिक आंदोलन। दूसरा जो कह रहा है नेपोलियन का सैन्य अभियान, यानी कि नेपोलियन जब बाबू जीता था, क्या किया था, नेपोलियन जब फ्रांस में बाबू जीतता है तो अपना सैन्य अभियान चलाता है। सैन्य अभियान कहने का मतलब बाबू अपना सैनिकों को क्या करता है, अपने लड़ाइयां लड़ता है और अपने सैनिकों को जगह जगह पे शासन करने का मौका दे देता है। तो नेपोलियन का सैन्य अभियान। और अगला जो बाबू पॉइंट है मेटरनी की प्रतिक्रियावादी सोच, यानी कि मेटरनी जो
कभी अच्छा सोचता नहीं था, हमेशा जनता के बुराइयां के करता था, अपना मनमानी करता था। उसका सोच है नागरिक आंदोलन। जब उसके सोच से जनता परेशान होते थे, नागरिक परेशान होते थे, तो आंदोलन करते थे। इन आंदोलनों का भी प्रभाव कहाँ पड़ा बाबू? तो इटली में पड़ा। कहाँ पड़ा बाबू? इटली में पड़ा। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, इटली के एकीकरण में राष्ट्रवादी विचारधारा का भी क्या हुआ वो प्रभाव पड़ा। और उसके बाद से मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण यह है। इटली के एकीकरण में बाबू क्या रहा है कि मेजनी थे, काउंट काबूर थे और गैरीबाल्डी, ये तीनों लोगों ने बाबू बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहाँ वहां? तो इटली के एकीकरण में। कहाँ बाबू? इटली के एकीकरण में। आगे देखिए, अब पढ़ना है मेजनी। क्या पढ़ना है बाबू? मेजनी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेजनी पढ़ना है दोस्त। मेजनी का योगदान, यानी कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान पढ़ना। क्या पढ़ना है? इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान पढ़ना है। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान पढ़ना है। आइए समझते हैं सर, मेजनी कौन था? मेजनी तो देखिए, मेजनी एक लेखक, गणतंत्रवादी विचारों के समर्थन और एक योग्य सेनापति था। मेजनी जो होता है बाबू, वो एगो लेखक था, गणतंत्र विचारों के समर्थक और एक योग्य सेनापति था। गणतंत्र कहने का मतलब, गण मतलब होता है बाबू लोग। क्या होता है? लोग। लोग यानी कि जनता। क्या बाबू? जनता के हित के लिए, 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 जनता के भलाई के लिए जितना भी बाबू लोग सोचते हैं उनको गणतंत्रवादी कहा जाता है। इन सभी विचारों का समर्थन करता था। आयोग क्या था बाबू? योग्य सेनापति था। क्या था? एगो योग्य सेनापति था। और उसके बाद से 1831 में उसने 1831 में उन्होंने यंग इटली की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में पूछता है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए 1831 में। कब बाबू? 1831 में बाबू जो है बाबू यंग इटली नामक स्थापना करता है कौन? तो मेजनी जो है बाबू 1831 में यंग इटली नामक संस्था की क्या करता है? स्थापना करता है, जिसने नई इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जब 1831 में बाबू यंग इटली नामक स्थापना मेजनी कर देता है, तो इटली के एकीकरण में बाबू क्या करता है? ये संस्था बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। क्या करता है? बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। शायरी सुनिएगा, सुनिए शायरी। शायरी बहुत खास है। शायरी क्या है बाबू? बहुत खास है। कि शायरी इस प्रकार है मेरे दोस्त कि एक हाथ से मैं मारी गई मेरी मुस्कुरा, एक हाथ से मैं मेरी छीन गई चेहरे की रौनक, एक हाथ से मैं छीन गई मेरे चेहरे की रौनक, वरना किसी दौर में हम भी मुस्कुराने में बहुत माहिर हुआ करते थे। वरना किसी दौर में मुस्कुराने में हम भी बहुत माहिर हुआ करते थे। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि इसका उद्देश्य इतालवी, बाबू मेजनी का जो उद्देश्य था इतालवी प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना तथा एक संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना। यानी इसका जो उद्देश्य था बाबू इतालवी प्रायद्वीप, यानी कि जो बाबू इतालवी प्रायद्वीप जो है बाबू, जिस प्रकार हमारे भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार बाबू जर्मनी को भी इतालवी प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी जर्मनी को इतालवी प्रायद्वीपीय से नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो उद्देश्य था कि इतालवी प्रायद्वीपी से जो विदेशी जो हस्तक्षेप करता था उसको समाप्त करना था और तथा इसको एक संयुक्त गणराज्य बनाना था। मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संगठन बनाकर यूरोप में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। देखिए पहले तो यंग इटली नामक संस्था स्थापना करता है, जिससे इटली में और सारा आंदोलन क्या होता है? बहुत सारा बढ़ जाता है। और उसके बाद पूरे यूरोप भर में 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संगठन का क्या करता है बाबू? स्थापना करता है, जिसके तहत यूरोप में जो बाबू जितना राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे सबको क्या मिलता है? प्रोत्साहित मिलता है, वो बल मिलता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है?
आगे कह रहा है कि 1848 में, कब? 1848 में जब फ्रांस समेत पूरा यूरोप, 1848 में जब फ्रांस समेत पूरा यूरोप क्रांति की स्थिति में था, तब मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। तब मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। देखिए बाबू, हम लोग तो पढ़ रहे थे मेजनी में, तो मेटरनिख आया कहाँ से? तो उसी समय की घटना है। 1848 में जब बाबू पूरा यूरोप क्या कर रहा था, क्रांति की स्थिति में था, और इटली भी क्या, जर्मनी में भी, इटली में, क्षमा कीजिए, इटली में भी मेजनी क्या कर रहा था, लगातार एकदम आंदोलन पे आंदोलन कर रहा था। तो उस समय इटली में बाबू ऑस्ट्रिया का क्या था, प्रभाव था, ऑस्ट्रिया का शासन था। 1848 जब फ्रांस समेत पूरा यूरोप क्रांति की स्थिति में था, तो मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। समझे? आगे कह रहा है कि मेजनी पूरे इटली को एकत्रित करने उसे गणराज्य बनाना चाहता था। मेटरनिख जो था बाबू, वो इटली को एकत्रित करके उसे गणराज्य एक बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक चार्ल्स अल्बर्ट सभी प्रांतों को अपने नेतृत्व में मिलाना चाहता था। देखिए मेजनी पूरे इटली को एकत्रित करके क्या करना था, वो गणराज्य यानी कि पूरा एक देश बनाना चाहता था। लेकिन जबकि इटली का ही एक और राज्य था सार्डिनिया पिंडमाउंट। कौन था बाबू? सार्डिनिया पिंडमाउंट। यानी कि भारत में एगो राज्य नहीं, भारत एक देश, भारत में 28 गो राज्य है, तो 28 राज्यों का अलग अलग मुख्यमंत्री, इन लोग का अलग अलग सोच है। ठीक उसी प्रकार जो था बाबू, सार्डिनिया पिंडमाउंट का जो शासक था, जिसका नाम था चार्ल्स अल्बर्ट का नाम था, चार्ल्स अल्बर्ट नाम था, ये जो था क्या करता बाबू, ये कहता था कि ना, हम सभी प्रांतों को क्या करेंगे, एक में मिलाएंगे। किसमें? एक सार्डिनिया पिंडमाउंट में मिलाएंगे, और हम उसका क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। क्या बनेंगे? हम उसका स्वयं शासक बनेंगे। आगे देखिए, आगे होता है कि ऑस्ट्रियाई हस्तक्षेप के कारण इटली में लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचल दिया गया। क्या किया गया? कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। और वह क्या किया गया बाबू? पलायन कर गया। ऑस्ट्रिया जब बाबू मेजनी बहुत अच्छा कारोबार कर रहा था, इटली में बहुत अच्छा आंदोलन कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था ढंग से इटली में शासन का लड़ाइयां लड़ने का काम कर रहा था, इटली को एकत्रित करने का कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ऑस्ट्रियाई हस्तक्षेप हुआ, ऑस्ट्रिया देश का हस्तक्षेप हुआ, तो इटली में जब ऑस्ट्रिया इसमें हस्तक्षेप करता है, तो इटली में जो लोकतांत्रिक आंदोलन जो चलाया जा रहा था, इस आंदोलन को जनता को मार करके, पीट करके, धमका करके, मौत के घाट उतार करके क्या कर दिया जाता है, इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। और मेजनी क्या होता है? हार जाता है। और जब मेजनी हार जाता है तो ये पलायन कर जाता है। पलायन करने का मतलब भाग जाता है। क्या करता है बाबू? अपन जान बचा के भाग जाता है। कहता है कि बचाओ जान, रही जीव तो खाई घी, ना रही जीव तो कहां से खाई घी। आगे आओ, आगे आगे का कह रहा है जी, आगे कह रहा है विक्टर इमैनुअल तथा काउंट काबोर। आगे का कह रहा है बाबू? विक्टर इमैनुअल तथा काउंट काबोर। आज हम क्या पढ़े? आज पढ़े महत्वपूर्ण, बहुत सारा महत्वपूर्ण क्रांति पढ़े, और मेजनी पढ़े, इटली का एकीकरण पढ़े, इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या योगदान थी, इन सभी बातों को हम लोग पढ़े। लेक्चर मेरा कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से क्या कर ले मेरे भाई, पढ़ाई करेंगे।